नमस्कार साथियों, ये जो टॉपिक है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है, जो कि एक अंग्रेजी का अखबार है। अगर आज का टॉपिक देखें तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड। और आईएएस या पीसीएस के सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी वाला सेक्टर है उससे अटैच करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 का जो बजट वाला सेक्शन है उससे देख करके देख सकते हैं। और जो जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में एक सेक्शन है हेल्थ करके, तो उससे भी हम देख सकते हैं। या मानव संसाधन करके है, ह्यूमन रिसोर्सेज करके एक टॉपिक है, उससे अटैच करके आज वाले टॉपिक को हम देख सकते हैं। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ लेख है जिसको अनुराग कुमार जी ने लिखा है। ये नीति आयोग के सीनियर एसोसिएट हैं और ये जो लेख है वो 30 जनवरी 2021 को छपा हुआ है और इसका टॉपिक है इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इज गुड इकोनॉमिक। इट इज़ टाइम टू व्यू गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। इसका मतलब अगर हम टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो यह इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इज गुड इकोनॉमिक्स, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना, निवेश करना एक अच्छा अर्थशास्त्र है। इट इज़ टाइम टू व्यू गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। अब ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, खर्च है, उसको निवेश के तौर पर देखा जाए, ना कि खर्च के तौर पर देखा जाए। यानी इसका मूल भाव ये है कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो पब्लिक सेक्टर में व्यय करती है, उसको एक एक्सपेंस, एक खर्चे के रूप में ना देखा जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना सारा खर्चा हो गया, बल्कि उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब कोई एक फैक्ट्री होती है, मान लो फैक्ट्री में मान लो एक मशीन हमें लगाना है, तो एक मशीन खरीद कर लगाए, तो ये मशीन में जो हमने खर्च किया वो खर्चा नहीं किया, बल्कि मशीन में हमने इन्वेस्टमेंट किया। यानी मशीन में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि ये मशीन हमें और ज़्यादा उत्पादन करके देगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देगी। ऐसे ही हेल्थ के क्षेत्र में जो स्पेंडिंग है उसको स्पेंडिंग नहीं कह सकते, उसको इन्वेस्टमेंट कहना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक व्यक्ति है, मान लो पी नाम का पीपल है, व्यक्ति है, उसके ऊपर हमने मान लो खर्च के 5,000 रुपये हर महीने खर्च कर रहे हैं, साल में 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं उसके स्वास्थ्य के लिए, तो ये खर्चा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर खर्चा करने से ये एक तरीके से पूंजी बन रही है, उस मशीन की तरह ये बन रहा है जो हमें और ज़्यादा उत्पादन करके देगा, यानी इससे हमें लाभ होगा। तो इस टॉपिक का मेन भाव ये है। तो पढ़ेंगे एक एक चीज़। हेल्थ स्पेंडिंग इज लार्जली व्यूड एज ए कॉस्ट, यानी हेल्थ के क्षेत्र में खर्च करना वो आम तौर पर एक खर्च की तरह देखा जाता है। व्यूड मतलब देखा जाता है एक खर्च की तरह, कॉस्ट की तरह, कि हमारा इतना सारा खर्चा हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हेल्थ के क्षेत्र में जो स्पेंड किया जाता है वो एक खर्च की तरीके से देखा जाता है। दिस इज ट्रू ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स अलाइक। ये चीज़ प्रत्येक व्यक्ति के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी ये बात सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ये बात सच माना जा सकता है कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति भी और सरकार भी ये चीज़ सोचती है कि हम जो स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में वो एक कॉस्ट है, एक खर्चा है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज थिंक ऑफ हेल्थ एज ए सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, वो हेल्थ के क्षेत्र में जो खर्चा होता है उसको एक सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के रूप में लेती है, SSE के रूप में लेती है, यानी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, यानी सामाजिक क्षेत्रक खर्च, यानी सामाजिक क्षेत्र में खर्च करना के रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है हेल्थ में खर्चा करने को। यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हेल्थ के सेक्टर में खर्च करती है उसको सोशल हेल्थ या सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बोला जाता है। सोशल सेक्टर में एजुकेशन भी आता है, सोशल सेक्टर में हेल्थ भी आता है, सोशल सेक्टर में एक तरीके से खेल भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है। तो जो भी सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में खर्चे होते हैं उसको सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इंडिविजुअल्स अवॉइड पेइंग फॉर हेल्थ
till it becomes absolutely necessary and unavoidable. इंडिविजुअल्स मतलब प्रत्येक व्यक्ति अवॉइड करता है पेइंग यानी खर्च करने के लिए अवॉइड करता है, हेल्थ में खर्च करने के लिए अवॉइड करता है, टिल इट बिकम्स जब तक कि वह बन न जाए एब्सोल्युटली नेसेसरी एकदम से आवश्यक और एकदम से असहनीय, एकदम से अपरिहार्य न बन जाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल हेल्थ के क्षेत्र में पे करने को तब तक अवॉइड करता रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से एब्सोल्युटली नेसेसरी, पूरी तरीके से आवश्यक और पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल यानी अपरिहार्य न हो जाए, अनबियरेबल न हो जाए। यानी जब तक बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होने लगता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति सोचता है या ये माइंडसेट बना रहता है कि हेल्थ के क्षेत्र में क्या खर्च करना है, काहे पैसा खर्चा करें फालतू में। It would be wise for both governments and individuals to consider health as an investment instead. यानी यह बुद्धिमानी होगी गवर्नमेंट के लिए भी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी कि यह समझे, टू कंसीडर यह समझे कि हेल्थ एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्टेड, कि हेल्थ जो है, हेल्थ के क्षेत्र में खर्चा करना वो एक इन्वेस्टमेंट है। यानी यह उसी मशीन में खर्च करने जैसा है, उस फैक्ट्री में मशीन जो लगाई जाएगी उस मशीन में खर्च करने जैसा ही है जो बाद में जाकर के और ज़्यादा उत्पादन देगी। कोई किसान है, फार्मर है, वो ट्रैक्टर खरीदा तो ये एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि इस ट्रैक्टर से वो और ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे चीज़ में खर्चा करना जो हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन दे, और ज़्यादा उत्पादन दे, और ज़्यादा लाभ दे, तो उसको एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ज़्यादा अच्छा, वो निवेश करना होता है उसको। तो ये बुद्धिमानी होगी, वाइस या बुद्धिमानी होगी बोथ, दोनों के लिए, गवर्नमेंट और हर व्यक्तियों के लिए भी, कि यह समझे कि हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में जो खर्चा करना है वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा जाए। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट in self-care and preventive health yields return by lowering need for and spending on curative care. इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना खर्च है इन सेल्फ केयर, अपने स्वास्थ्य के लिए, सेल्फ केयर या अपनी सुरक्षा के लिए, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव जो होता है, प्रिवेंटिव मतलब होता है कोई अनहोनी होने से पहले उसको सुधार लेना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिसीजन लेना। तो प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब कि हेल्थ खराब होने से पहले ही हम कोई डिसीजन ले लें। यील्ड्स रिटर्न बाय लोअरिंग नीड फॉर एंड स्पेंडिंग ऑन क्यूरेटिव केयर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि अपना स्वयं का वो स्वास्थ्य का देखभाल करें और स्वास्थ्य खराब होने से पहले ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका इंतजाम कर ले, उस पर स्पेंड करना शुरू करें। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ has a strong multiplier effect throughout the economy in addition to enhancing the population well-being. यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो सरकारी निवेश है इन हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकारी निवेश है, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर, एक बहुत बड़ा गुणक प्रभाव डालता है थ्रू आउट द इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था में, इन एडिशन टू एनहांसिंग द पॉपुलेशन वेलबींग। एडिशन टू मतलब इसके अलावा, एनहांसिंग बढ़ाता है, एनहांसिंग मतलब बढ़ाता है द पॉपुलेशन वेलबींग, यानी पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य को, पूरी जनसंख्या के जो वेलबींग हो सकता है, उसकी जो सुविधा हो सकती है, सुरक्षा हो सकती है, उसको बढ़ाता है। यानी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गुणक प्रभाव डालता है। यानी हमने 10 रुपये खर्चा किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ये गुणक प्रभाव डालेगा। ये हमें, इस व्यक्ति में 10 रुपये खर्चा हमने कर दिया तो ये हो सकता है कि अब 20 रुपये का काम करके दिखा दें। हमने 5 लाख का ट्रैक्टर खरीद लिया है तो हो सकता है कि 4-5 साल में ये हमें 20 लाख का फायदा दे दें। तो गुणक प्रभाव डालता है थ्रू आउट द इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में हेल्थ के सेक्टर में खर्च करना एक गुणक प्रभाव डालता है, हमें कई गुना उससे लाभ मिल सकते हैं। इन एडिशन टू, इसके अलावा एनहांसिंग पॉपुलेशन वेलबींग, इसके अलावा लोगों के सुरक्षा को भी बढ़ाता है, एनहांस करता है।
द बजट 2021, हर साल फरवरी महीने में, जनवरी फरवरी में बजट निकलता है, जैसे इस समय भी बजट की बातें चल रही हैं। द बजट 2021 बजट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मार्क ए डिपार्चर फ्रॉम द क्रॉनिक लो पब्लिक spending on health. The budget presents opportunity to mark a departure from the chronic low public spending on health. यानी जो बजट है ये हमें एक अवसर प्रदान कर सकता है किसी से निकलने के लिए, डिपार्चर निकलने के लिए, क्रॉनिक यानी जो डिसीजेज हैं उनसे निकलने के लिए, और लो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ यानी पब्लिक का हेल्थ में कम खर्चा हो, इससे निकलने के लिए बजट 2021 एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का, इंडिविजुअल्स का अपना खर्चा कम हो। सरकार बजट के माध्यम से और ज़्यादा स्पेंड करें पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ में, ताकि उनका अपना खर्चा कम हो। क्योंकि सरकार, मान लो कि कोई डिसीज़ है, मान लो एक्स नाम का कोई बुखार है, अब कोई व्यक्ति गया, मान लो कोरोना वायरस है, कोई व्यक्ति गया अकेले, तो मान लो 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया प्राइवेट कॉलेज, स्कूल में, उसमें अस्पताल में। लेकिन सरकार यदि उसमें व्यवस्था देगी, बाजार में जो है एक तरीके से इंटरफेयर करेगी, मान लो वो कह दे कि 3 लाख रुपए सरकारी खर्चा होगा, 2 लाख रुपए आपका खर्चा होगा, तो उसका खर्चा बच जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि वो बजट के माध्यम से जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, बड़े बड़े जो डिसीजेज हैं, उससे निकले, ताकि लोगों का अपना जो खर्चा है हेल्थ के सेक्टर में वो कम हो सके, सरकार उसका ज़्यादा जिम्मा उठाने का प्रयास करे। पॉलिसी मेकर्स शुड टेक द कोविड-19 पैंडेमिक एज ए क्यू टू मूव हेल्थ एक्सपेंडिचर टू ए हायर ऑर्बिट। जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकर जो नीति निर्माता हैं, नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए, उनको चाहिए टेक द कोविड-19 पैंडेमिक, उनको चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक को, महाआपदा को एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में लें, टू मूव हेल्थ एक्सपेंडिचर, ताकि वो हेल्थ एक्सपेंडिचर की ओर ज़्यादा बढ़ सकें, टू ए हायर ऑर्बिट, एक बड़ी कक्षा की ओर, एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। यानी जो हमें पॉलिसी मेकर हैं, जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो कोविड-19 को एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में लें कि हम कैसे हेल्थ के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। Beyond the immediate need to fund COVID-19 vaccination, it's also a critical juncture where the role and impact of public health funding need to be re-examined. यानी बियॉन्ड द इमीडिएट नीड टू फंड कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविड-19 के वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है उसको इमीडिएट ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखा जाए। इट्स ऑल्सो ए क्रिटिकल जंक्चर वेयर द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ फंडिंग नीड्स टू बी रीएग्जामिन्ड। यह आवश्यक है कि जो पब्लिक हेल्थ में खर्च किया गया है, फंडिंग जो दी गई है बजट के माध्यम से, उसको पुनः मूल्यांकन किया जाए। यानी कि कम है, सोशल सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। यानी कि जो बजट में पॉलिसी मेकर्स ने व्यवस्था की है धन आवंटन का, फंडिंग का, उसको रीएग्जामिन किया जाए, पुनः मूल्यांकन किया जाए। अब इस वाले लेख को एक तरीके से आलोचनात्मक दृष्टि के तरीके से हम देख सकते हैं। यानी इस लेख में कुछ पॉजिटिव बातें बताई गई हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी बताई गई हैं। तो पहले इसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं जो हमारे सोशल सेक्टर में हैं, खास करके जो हेल्थ सेक्टर में है उसकी कुछ नेगेटिव बातें क्या हैं। पहली बात हम देख सकते हैं कि इंडियाज गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग एट 4.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और 1.3% of GDP 2018-19 is one of the lowest in the world। यानी भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार का हेल्थ स्पेंडिंग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा है वो 4 से 5% है टोटल एक्सपेंडिचर का। यानी सरकारी व्यय का, सरकार जो आय कमाती है टैक्सेशन आदि के माध्यम से, तो वो कई जगह व्यय भी करती है, उसको बोलते हैं सरकारी व्यय। जो सरकार विभिन्न मदों में खर्च करती है उसको बोलते हैं सरकारी व्यय, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें से 4 से 5% जो खर्चा है वो हेल्थ के सेक्टर में किया जाता है। ओनली 4 to 5% एक्सपेंडिचर ऑन द सेक्टर ऑफ हेल्थ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो ये 1.3% है। 2018-19 की जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो पूरी जीडीपी का 1.3% खर्चा हमारे हेल्थ वाले सेक्टर में किया जाता है। और खर्चे के कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे खर्चे का 4.5% खर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार में सबसे नीचा स्थान है, सबसे कम स्थान है, यानी सबसे कम खर्चा किया जाता है। इंडिया स्पेंड्स ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ व्हाट इट शुड बी स्पेंडिंग फॉर इट्स इनकम लेवल, यानी इंडिया जो है उसके इनकम लेवल का आधा ही खर्च करता है। इंडिया खर्च करता है लिटिल ओवर हाफ, आधे से थोड़ा ही ज़्यादा खर्च करता है, शुड बी स्पेंडिंग फॉर इट्स इनकम लेवल, जो उसके आय का स्तर है, भारत की आय का जो स्तर है उससे उसके आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करता है, जो कि अपने कम है अपने आप में। क्योंकि मान लो किसी का जो इनकम लेवल है मान लो 100 रुपये का है, यानी उसके किसी व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये खर्चा किया जाना चाहिए, तो वो 60 रुपये खर्च कर रहा है, कुछ इस प्रकार से समझ लें। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत, जैसे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का कंट्रास्ट क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, विपरीत, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट इसके विपरीत अगर देखा जाए, कंपेरेबल, कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए कंट्रीज, अदर कंट्रीज से अगर तुलना किया जाए, लाइक फिलीपींस से तुलना करें, इंडोनेशिया से, चाइना, ब्राज़ील, इन लोगों से अगर तुलना किया जाए तो ये लोग 7 से 10%, 7 to 10% ऑफ द गवर्नमेंट बजट ऑन हेल्थ, यानी अपने हेल्थ में गवर्नमेंट बजट से 7 से 10% तक ये लोग खर्च करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, ब्राज़ील, ये लोग अपने गवर्नमेंट बजट का 7 से 10% सोशल सेक्टर या कहें हेल्थ वाले सेक्टर में खर्च करते हैं, जबकि भारत अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 4.5% और जीडीपी के अनुसार अगर देखा जाए तो 1.3% खर्च करता है, 1.25% खर्च करता है। Health has consistently been underfunded and the share of the government health spending of total expenditure has barely moved over the 5 years. यानी health has consistently, health जो है वो लगातार consistently been underfunded, यानी underfunded है। अगर हेल्थ के सेक्टर में 100 रुपये खर्चा होना चाहिए तो हेल्थ के सेक्टर में 17 रुपये खर्चा हो पा रहा है, अंडरफंडेड है। And the share of government health spending of total expenditure has barely moved over the last, अब पिछले 5 सालों की तुलना में अगर किया जाए 2015 से 2020 तक अगर देखा जाए तो मुश्किल से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा हो पाया है। क्रॉनिक अंडर फंडिंग फॉर हेल्थ इम्पोजेज ए लार्ज बर्डन, जो अंडर फंडिंग है यानी कम खर्चा करना है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कम खर्चा करना है, सरकार जो कम खर्चा करती है, जैसे अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 4.5% या जीडीपी के अनुसार देखा जाए तो 1.3% जो हेल्थ के सेक्टर में कम खर्च करती है, वो फिलीपींस, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर 7 से 10% खर्च करते हैं। तो ये जो अंडर फंडिंग है, जो कम खर्चा करना है, उससे क्या होता है, बहुत बड़ा बर्डन आता है, बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। कैसे बोझ पड़ता है, उससे क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान ये है, इट लीड्स टू सब ऑप्टिमल आउटकम्स, इससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव निकल कर आते हैं, जैसे इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज हाई रिलेटिव टू इट्स इनकम लेवल, यानी भारत को जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, IMR जो है, यानी कि जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो मृत्यु दर है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसके जो आय का स्तर है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम शिशु मृत्यु दर बोल सकते हैं। भारत का जो शिशु मृत्यु दर है
वो बहुत ही ज़्यादा है उसकी आय के स्तर के अनुसार अगर देखा जाए तो। दूसरा क्या नुकसान है? सेकंड, लो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग रिजल्ट्स इन हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOPE, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पॉकेट से बहुत सारा धन निकल के जाना, हेल्थ के सेक्टर में खर्च होना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति के जेब से अपना पैसा निकलना, खर्चा होना, वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट मतलब कि व्यक्ति के अंदर में, व्यक्ति के पॉकेट में वो क्षमता ही नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है जितना उसको खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग उतना पैसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा नहीं कर पाते हैं। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना खर्चा किया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, उतना खर्चा नहीं हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, OP। उसको अगर 100 रुपये खर्चा करना है तो उसके जेब में 100 रुपये है ही नहीं है, औसत रूप में देखा जाए तो। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा है, कुछ लोगों के पास बहुत गरीब है। भारत में जो आर्थिक क्षेत्र में कंट्रास्ट है, हम देख लें तो सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं, सबसे अमीर एक व्यक्ति के पास में दुनिया का 73% रिसोर्सेज इकट्ठा है। यानी एक गांव मान लो 100 बीघा जमीन है, तो और उस गांव में मान लो कि 50 लोग रहते हैं, तो 1% लोगों के पास, यानी 2 लोगों के पास 73% भूमि उन्हीं के पास है। यानी 73 बीघा जमीन खाली 2 लोगों के पास है, और बचा हुआ जो 25, 26, 27 बीघा जमीन है वो बाकी 48 लोगों के पास है। इतना बड़ा अंतर होता है। तो इसके कारण से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं इस क्षेत्र में, अभी आगे लिखा हुआ है आर्टिकल में। तो दूसरा, लो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग से क्या होता है, इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि लोगों के अपने जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जो कि वो खर्च करने के योग्य नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग, यानी पूरे टोटल हेल्थ स्पेंडिंग का 60% जो है वो अकेले इंडिविजुअल खर्च करता है। यानी कि कोई, मान लो ये हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में 100 रुपये खर्च होना चाहिए, तो सरकार 40 रुपये खर्च कर पाती है, 60 रुपये इंडिविजुअल अपनी तरफ से लगाता है। यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 60% है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग 40% है, जितना होना चाहिए। अपने आप में ही कम है पहली बात तो, लेकिन जितना स्पेंडिंग है भी, उसमें से जो लोग फायदा उठाते हैं, जो लोग सेवा लेते हैं, वो 60 रुपये अपनी तरफ से लगाते हैं 100 रुपये में, और 40 रुपये सरकार का लगता है। हाई OOP, OP मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इज एम्पावराइजिंग पुशिंग 5 to 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इनटू पॉवर्टी एनुअली। यानी ये जो अपनी जेब से पैसा खर्चा करना है, इससे क्या होता है, हर साल पुशिंग 5 to 7%, 5 से 7% लोगों को, 5 से 7% पॉपुलेशन को हर साल एनुअली पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे झोंक देती है। हर साल 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो गरीब हो जाते हैं, सिर्फ इस कारण क्योंकि OOPE हो रहा है, उनके जेब से हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। जो गांव में गरीब व्यक्ति है, किसान है, और भारत में बहुत सारे किसान हैं जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान के ऊपर वैसे ही इतना सारा मुसीबत होता है। अगर हेल्थ वाला भी कोई इशू हो गया तो वो फिर गरीब हो गया, फिर एकदम से खंदक में। थर्ड, तीसरा क्या नुकसान है, जो सरकार खर्च कम करती है, इससे तीसरा क्या नुकसान है, इट लीड्स टू लार्ज अनअकाउंटेड फ्यूचर कॉस्ट। ये जो फ्यूचर कॉस्ट है, भविष्य के जो खर्चे हैं, उसको बढ़ा देता है। कॉस्टलियर टू ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इससे क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं। अकाउंट फॉर ए लार्ज ओवर 50% एंड ग्रोइंग शेयर ऑफ इंडिया डिजीज बर्डन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इससे बढ़ते हैं, NCDs जिसको बोलते हैं, यानी कि गैर संचारी रोग भारत में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, TB है, TB भी एक संचारी रोग है एक तरीके से। गैर संचारी रोग मतलब जो हवा और पानी के माध्यम से नहीं फैलते हैं, उनको गैर संचारी रोग बोलते हैं। जैसे रोग अगर देखें, डिजीज़, वो 2 तरीके का होता है, एक संचारी रोग होता है यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़, एक गैर संचारी रोग होता है यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़।
संचारी रोग मतलब ऐसे रोग जो हवा और पानी के माध्यम से फैलें, जैसे कोरोना वायरस। ये अगर हवा में उपस्थित है तो दूसरा व्यक्ति सांस लेगा तो उसके भी कोरोना वायरस हो जाएगा, तो ये एक संचारी रोग है कोविड-19। गैर संचारी रोग जैसे कि मान लो हृदयाघात है, हार्ट पे आता है, एक तरीके से हार्ट अटैक आता है मान लो किसी व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति हार्ट अटैक आता है, दूसरा व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ है, तो ये नहीं कि उसकी भी हार्ट अटैक आने लगेगा, हार्ट अटैक जिसके है उसके ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं गैर संचारी रोग। यानी ऐसा रोग जो उसके पास है उसके पास से किसी और के पास फैलेगा नहीं, वो होता है गैर संचारी रोग। तो इससे गैर संचारी रोग भी बहुत सारा बढ़ते हैं। नॉट प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग देम नाउ, यदि इसको अभी प्रिवेंट नहीं किया गया, अभी रोका नहीं गया और अभी मैनेज नहीं किया गया, मीन्स हाई हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो इससे क्या होगा, कैंसर के क्षेत्र में, कार्डियोवैस्कुलर के क्षेत्र में डिजीजेज और डायबिटीज़ के क्षेत्र में डाउन द रोड अगर इस क्षेत्र में काम नहीं किया गया तो ये सारे रोग जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। Despite chronic underfunding, the Indian public health system must be credited for several accomplishments. यानी डिस्पाइट क्रॉनिक अंडरफंडिंग के अलावा क्या है, इंडियन पब्लिक हेल्थ जो भारत का स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य है उसका जो प्रणाली है, सिस्टम, मस्ट बी क्रेडिटेड फॉर सेवरल अकम्पलिशमेंट, उसको कुछ और भी मतलब सेवरल अकम्पलिशमेंट देना चाहिए, यानी कुछ उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। यानी ऐसी बात नहीं है कि उसमें सारी की सारी नकारात्मक बातें ही हैं, बल्कि कुछ उसमें सकारात्मक बातें भी हैं। और जब आईएएस की परीक्षा में आलोचनात्मक परीक्षण करने की बात कहता है क्वेश्चन में, तो उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को रखते हैं। तो पहले तो हम नेगेटिव बातों को रख देंगे, लेकिन कुछ हम पॉजिटिव बातों को भी रखेंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि अंडर फंडिंग जो है वो तो एक नेगेटिव चीज़ है ही, लेकिन इसके अलावा भारतीय जो हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, पीएचएस है, उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए उसके कुछ कारनामों की वजह से। क्या उसके अच्छे काम हैं? इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, यानी कि पोलियो का उन्मूलन, भारत में पोलियो का उन्मूलन हो गया क्योंकि पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया, अच्छे से प्रचार किया गया, अमिताभ बच्चन जी ने प्रचार किया, तो पोलियो का प्रचार हुआ, अच्छे से सबको पिलाया गया, तो उसका उन्मूलन हुआ। रिडक्शन इन फर्टिलिटी, जो मृत्यु दर है, फर्टिलिटी रेट्स जो है उसमें भी कमी आई, तो इसके लिए भी शुभकामनाएं दिया ही जाना चाहिए, ठीक ना। ऐसे ही जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट मतलब जो प्रजनन दर है, रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर है उसमें भी कमी आई है। और रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मातृ मृत्यु है, मैटरनल मोर्टेलिटी, इसमें भी कमी आई है, तो इसके लिए भी बधाई दिए ही जाना चाहिए। तो ये कुछ सकारात्मक बातें हैं। तो सकारात्मक बातें फिर से नोट कर लें कि एक, पोलियो का इरेडिकेशन हुआ यानी पोलियो का उन्मूलन, शार्प रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स, यानी कि प्रजनन दर में कमी आई। प्रजनन दर मतलब होता है कि एक व्यक्ति द्वारा या एक कपल द्वारा, एक जोड़े द्वारा कितना बच्चे पैदा करने की क्षमता है या कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो भारत में शहरी इलाकों में देखा जाए तो औसत रूप में एक जो कपल है वो 2 बच्चे पैदा करते हैं, और गांव में देखा जाए यानी कि रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो एक जो कपल है वो औसत रूप में 3 बच्चे पैदा करते हैं, 3 से 4 के बीच में, और शहर में 2 से 3 के बीच में। तो इसी को बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, ये फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर। तो प्रजनन दर में भी कमी आई है। पहले प्रजनन दर पूरे भारत में देखा जाए औसत रूप से 3 से 4 के बीच में थी, अब वो घट करके 2 से 3 के बीच में हो गई है। तो ये प्रजनन दर में कमी आई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उसमें भी कमी आई है, मातृ मृत्यु, यानी कि जब मातृ मृत्यु मतलब होता है कि जब कोई महिला है उसके पेट में बच्चा आ गया, तो 9 महीने तक बच्चा है, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके बीच में यानी कि लगभग
9 से 12 महीने के बीच में उसके स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यानी कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई उस बीच में, क्योंकि भारत में जो प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में अच्छे से काम नहीं हुआ रहता है, उनका ठीक से जो है डिलीवरी वगैरह नहीं हो पाती है, साइंटिफिक तरीके से नहीं हो पाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें। तो ये मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा था, अभी मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नो स्मॉल फीट्स, यानी कि ये सब एक बहुत बड़े कारनामे हैं। ऑन दी programmatic front, the National Health Mission and the focus on child and maternal health has been largely a success. यानी अगर कार्यक्रम के स्तर पर देखा जाए, ऑन द प्रोग्रामेटिक फ्रंट, कार्यक्रमों के स्तर पर देखा जाए, तो द नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एंड द फोकस ऑन चाइल्ड, और बच्चों पर जो फोकस किया गया है, और जो मैटरनल हेल्थ है यानी मातृका, माता का जो स्वास्थ्य है उस पर जो ध्यान दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। तो सकारात्मक बातें भी हैं। The partial success of the public health system, notwithstanding a sharp increase in government funding for health is required. The partial success for the public health, यानी public health में जो थोड़ा बहुत सक्सेस है, notwithstanding a sharp increase in government funding for health is required, यानी ये जरूरी है कि एक फंडिंग जो है वो अंडर फंडिंग ना रहे, बल्कि फंडिंग अच्छी तरीके से की जाए ताकि हेल्थ सेक्टर अच्छे तरीके से काम कर सकें। The immediate first order spent in 2021 is undoubtedly on COVID-19 vaccines, यानी 2021 में जो हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जा रहा है वो अनडाउटली, बिना संदेह निसंदेह कोविड-19 पे खर्च किया ही जाना चाहिए, वैक्सीनेशन पे। बट हाउ एवर, इसके अलावा ए मच लार्जर एलोकेशन इज रिक्वायर्ड टू, इसके अलावा a much larger allocation is required to improve health outcomes and reduce empowerment from OEP on health, यानी 2021 में अनडाउटली निसंदेह कोविड-19 के वैक्सीनेशन पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा एलोकेशन, मच लार्जर एलोकेशन, बहुत बड़ा एलोकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी जरूरी है, टू इम्प्रूव हेल्थ, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, आउटकम्स एंड रिड्यूस एम्पावरमेंट, यानी कि गरीबी को सुधारने के लिए जरूरी है कि उस पर खर्च किया जाए ताकि OOPE को घटाया जा सके, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उसको कम किया जा सके, ताकि लोगों का, इंडिविजुअल का अपना खर्चा कम हो। तो ये कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। तो जब भी आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें बताते हैं, सबसे पहले बताएं, फिर कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं, उसको बताएं, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। उपाय के तौर पे ये बातें हम बता सकते हैं कि क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो पहला उपाय यही कि खर्च को, फंडिंग को बढ़ाया जाए ताकि लोगों की OOPE को कम किया जा सके। फिर अगला, द आंसर लाइज इन व्यूइंग हेल्थ एज एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट यील्डिंग रिटर्न्स, नॉट जस्ट ए सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, यानी द आंसर लाइज इन व्यूइंग हेल्थ एज एन इकोनॉमिक, इसको जो है हेल्थ के सेक्टर में खर्चा करना वो एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए, जो रिटर्न करेगा, जो हमें लौटाएगा, जस्ट एज ए सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, जो हमें एक सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के रूप में हमें लौटाएगा भी, यानी हेल्थ के सेक्टर में हम खर्चा करेंगे तो वो हमें लौटाएगा भी। कैसे लौटाएगा देखो आगे बताएगा इसमें। दिस इज नॉट टू से हेल्थ शुड नॉट बी वैल्यूड फॉर इकोनॉमिक रिटर्न्स, दिस इज नॉट टू से हेल्थ शुड बी वैल्यूड फॉर इकोनॉमिक रिटर्न्स, यानी ये नहीं कहा जा रहा है कि हेल्थ जो है वो इकोनॉमिक रिटर्न के लिए ही प्रयोग किया जाए। हेल्थ अनडिनाइबली हैज एन इम्पॉर्टेंट इंट्रिंसिक वैल्यू, हेल्थ का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है। अनडिनाइबली मतलब कि बिना मना किए, डिनाई मतलब होता है DENY, डिनाई मतलब होता है मना करना। डिनाइएबली अगर कहा जाए तो उसमें क्या करेंगे, एबली जोड़ देंगे, तो स्पेलिंग बन जाएगा DENIABLY, डिनाइएबली मतलब कि मना करने योग्य, लेकिन जब इसके आगे अन लग जाएगा तो जाएगा अनडिनाइएबली, यानी ना मना करने योग्य। इसका मतलब है कि हेल्थ
ना मना करने योग्य एक महत्वपूर्ण मूल्य है। कैसे कि हेल्थ के सेक्टर में जरूर खर्चा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट एनहांसेस वेलबींग बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि ये हमारे पूरे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के जो अच्छा करेगा तो वो पूरे इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। जैसे मान लो एक 4 लोगों का परिवार है या 7 लोगों का परिवार है, उसका एक मुखिया है, ठीक है, अब मुखिया ही कमाने वाला है। अगर मुखिया का हेल्थ खराब हुआ तो ये 4 के चारों जो हैं, ये इनका जो है स्थिति खराब हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि मुखिया का जो है ख्याल रखा जाए, उसकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, ताकि ये अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाए। इसी तरीके से ये तो एक परिवार की बात हो गई, पूरे देश के लिए सभी लोग उसके सदस्य हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, किसान हो, सभी उसके बच्चे जैसे हैं। तो जरूरी है हर लोगों का हेल्थ अगर सही होगा तो हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे। जैसे इस मुखिया का हेल्थ सही है तो वो अपने परिवार का इकोनॉमी बढ़ा रहा है, पैसा बढ़ा रहा है। जब पूरे देश के सभी लोगों की हेल्थ सही होगी तो पूरे देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे? ये देखो, However, its deep economic linkages and returns, which are part of any finance ministry allocation decisions, are often ignored. यानी इट्स डीप इकोनॉमिक, इसका एक गहरा अर्थव्यवस्था है, बहुत गहरा आर्थिक प्रभाव है। कैसे? लिंकेजेस एंड रिटर्न्स, ये हमें कैसे लौटाएगा। जैसे हेल्थ के सेक्टर में हम खर्चा करेंगे तो ये हमें कैसे लौटाएगा। विच आर पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके एलोकेशन के माध्यम से ऐसा देखा जाता है कि इस बात को इग्नोर किया जाता है। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इस बात को इग्नोर कर देती है कि हम हेल्थ के सेक्टर में खर्चा करेंगे तो वो हमें कैसे रिटर्न करेगा, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं उसको नहीं देखते हैं, उसको एक सोशल एक्सपेंडिचर के रूप में देखते हैं, जबकि इसको एक सोशल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। There are 3 reasons for investing in health using this economic lens. यानी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए, इकोनॉमिक लेंस से अगर देखा जाए तो हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्ट करने के 3 कारण हैं। 3 कारण कौन से हैं? यानी हेल्थ के सेक्टर में क्यों खर्च किया जाना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके 3 कारण लेखक ने बताए हैं, अनुराग जी ने बताया है। क्या बताया है? पहला कारण, फर्स्ट, स्पेंडिंग ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल। यानी जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाता है तो ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, यानी मानव पूंजी। ह्यूमन कैपिटल की हिंदी होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी मतलब, देखो पूंजी मतलब क्या होता है? पूंजी मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो और ज्यादा वस्तु के उत्पादन में अपना सहयोग दे पाए, उसको बोलते हैं पूंजी। जैसे एक मशीन है, मान लो कि लकड़ी काटने वाली मशीन है, ठीक ना, लकड़ी काटने वाली मशीन है, उसको खरीद कर लेकर आए, अब उस लकड़ी से बहुत सारे बेड बना लिए, तो ये मशीन अपने आप में क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। एक ट्रैक्टर खरीद के लाए, ट्रैक्टर से हम बहुत सारे खेत जोत दिए, उससे बहुत सारी फसलें हो गई, यानी एक ऐसी मशीन जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये ट्रैक्टर क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। जैसे एक घर बना दिया और घर को हम दे दिए रेंट पे, तो ये घर अपने आप में पूंजी हो गई। ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, इसका मतलब हो गया कि मानव के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना, मानव के हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना, मानव के हेल्थ पे, मानव के एजुकेशन पे, मेन रूप से इन दो पे इन्वेस्टमेंट करने से ह्यूमन की जो कैपिटल, ह्यूमन की जो क्वालिटी है वो एक कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी अभी तो ये खाली ह्यूमन है, लेकिन इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किस चीज़ का? 2 चीज़ का, हेल्थ का और एजुकेशन का, तब ये ह्यूमन नहीं रह गया, तब ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। यानी एक ऐसा मानव बन जाएगा जो पूंजी के रूप में परिवर्तित हो चुका है, अब ये कमाएगा, अर्न करेगा पैसा। तो हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने की वजह से क्या हुआ कि वो कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो गया, कमाएगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया होता तो कमज़ोर हो जाता,
तो कमा नहीं पाता है। एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके जो अवसर हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कम हो जाते हैं। अगर एजुकेशन मिली है तो वो इंडियन आर्मी में जाएगा, इंडियन नेवी में जाएगा, IAS PCS तैयारी करेगा। एजुकेशन ही नहीं मिला है तो उसके पास जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत लिमिटेशंस हो गई। वो खाली चौकीदारी करेगा, खाली साफ सफाई करेगा, यही काम कर पाएगा। तो एजुकेशन देने से उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो बाध्यता वो समाप्त हो जाती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे अवसर आते हैं। तो वो ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरा क्या इसमें पहला क्या बताया है कि मानव जो है वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हेल्दियर एडल्ट्स नीड लेस टाइम ऑफ वर्क, आर मोर प्रोडक्टिव एट वर्क। यानी जो हेल्दियर एडल्ट्स होंगे, जो नौजवान हेल्दी होंगे, स्वास्थ्यवर्धक होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे, उनको ज़रूरत होगी लेस टाइम ऑफ वर्क, यानी कम छुट्टियों की ज़रूरत होगी। ऑफ मतलब छुट्टी, काम से कम छुट्टी की ज़रूरत होगी। एंड मोर प्रोडक्टिव एट वर्क, और वो काम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा उत्पादक हो पाएंगे, यानी वो ज़्यादा काम करेंगे। जैसे एक मशीन है, मशीन पे किसी एक आदमी को लगाया गया, ह्यूमन को, अगर वो हेल्दी है तब वो 12 घंटे फटाफट काम करेगा। अगर उसके बुखार है तो वो 6 घंटे में थक जाएगा और छुट्टी ले लेगा तुरंत। तो ये जो प्रोडक्शन है वो कम कर पाया ना। अगर वो 12 घंटे मान लो 2 बेड बनाता, 6 घंटे ही काम कर पाएगा तो एक ही बेड बना पाएगा, इससे उसकी अर्निंग घट गई। तो हेल्दी व्यक्ति क्या होगा, वो छुट्टी से कम, मतलब काम पे कम छुट्टी लेगा और काम के समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा। हेल्दियर चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू कंप्लीट एंड परफॉर्म बेटर इन स्कूल। जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो मोर लाइकली टू कंप्लीट एंड परफॉर्म बेटर इन स्कूल, वो स्कूल में अपने काम को कंप्लीट कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो अपने काम को कर नहीं पाएगा, हरदम सोया रहेगा। दिस लीड्स टू ए virtuous cycle where they are more likely to grow into higher skilled adults with better incomes। यानी ये एक साइकिल के तरीके से होता है, एक चक्र बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, ठीक ना। कि अगर हेल्दी है तो अपने काम को अच्छा करेगा, कंप्लीट करेगा, काम को कंप्लीट करेगा तो छुट्टी कम लेगा तो काम को कंप्लीट करेगा। उससे क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो एक तरीके से अच्छे तरीके से उसका जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टाइल है LS, वो बढ़ जाएगा। तो ये एक चक्र की तरीके से काम करेगा। ऐसे पहले हेल्थ अच्छा हुआ, एजुकेशन अच्छा हुआ तो उसका काम अच्छे से करेगा, काम अच्छे से करेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगा तो उसका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तब भी उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं संभव है। कहा भी गया है ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य आएगा तभी धन आएगा, धन आएगा तभी जीवन स्तर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य है ही नहीं और जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं, बहुत पैसा है जीवन खराब हो रहेगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक आवर बॉडी हेल्दी। और ये एक वर्चुअस साइकिल के तरीके से काम करता है। दे मोर लाइकली टू ग्रो इनटू हायर स्किल्ड एडल्ट्स। ये जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ग्रो इनटू हायर स्किल्ड एडल्ट्स, तो ये नौजवानों को एक उच्च स्किल्ड व्यक्ति बनाएगा, यानी उच्च दक्षता वाला व्यक्ति बनाएगा, अपने काम में दक्ष होगा, निपुण होगा, विद बेटर इनकम्स, और अच्छी आमदनी कमाएगा। ऑल दिस चैनल्स इंप्रूव द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी। ये सभी जो चैनल हैं, ये सभी जो एक दूसरे से लिंकेजेस बन रहे हैं, हेल्थ लिंकेज बन गया, अपने जो स्किल है उससे, स्किल लिंक बन गया इनकम से, फिर ये सारे आपस में लिंक बनाते हुए क्या करेंगे, पूरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। कंट्रीज प्रोडक्टिविटी, पूरे देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
जो अपने आप में ही इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बोलते हैं आर्थिक समृद्धि, जिसको बोल सकते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाएगा, यानी उत्पादन ज़्यादा होगा। द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर अगेंस्ट इट्स पोटेंशियल। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वो मेज़र करती है या मेज़र कर चुकी है कंट्रीज़ के, देशों के प्रोडक्टिविटी को, यानी उत्पादक क्षमता को उन्होंने मेज़र किया है। क्या मेज़र किया है? पर वर्कर, यानी प्रत्येक व्यक्ति, अगेंस्ट इट्स पोटेंशियल, उसकी जो संभाव्यता है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है, उससे कम उन्होंने हासिल किया है। मतलब वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ने ये चीज़ मेजर किया है कि लोगों के देश में जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी जितनी पोटेंशियल है, क्षमता है, उससे कम वो काम कर पाते हैं। मतलब मान लो एक मैसन है, एक मिस्त्री है, राजगीर है, वो एक दिन में मान लो कि 1000 ईंटें जोड़ सकता है। उसकी पोटेंशियल 1000 ईंटें जोड़ने की है, यानी अगर वो 8 घंटे काम करे अच्छे से 1000 ईंटें जोड़ सकता है। लेकिन वो 1000 की जगह पे 600 ईंटें ही जोड़ पा रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति की, इस मैसन की पोटेंशियल तो 1000 की है, लेकिन उसकी एक्चुअल जो वर्क है वो कितना है? 600 का है, 600 ईंटें जोड़ने का है। तो वर्ल्ड बैंक ने यही पाया कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी संभाव्यता तो इतनी है लेकिन कर इतना ही पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? आगे बता रहा होगा। ए चाइल्ड बॉर्न इन इंडिया, भारत में एक बच्चा जो पैदा होता है, टुडे विल बी हाफ एज प्रोडक्टिव एज दे कुड बी बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। यानी भारत में पैदा होने वाला एक बच्चा वो हाफ एज प्रोडक्टिव, यानी उसकी जो उत्पादकता है वो आधी है। कुड बी बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी हेल्थ और एजुकेशन, दो चीज ना होने की वजह से भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा आधा उत्पादक कार्य कर पाता है। यानी भारत में मान लो कि 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी में मान लो कि 40 करोड़ बच्चे हैं, या ऐसे हम कह लें कि भारत में लगभग 65% लोग ऐसे हैं, 65% लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से 15 से 40 साल के बीच में हैं। ठीक ना? लगभग 65% लोग ऐसे हैं जो 15 से 40 साल के बीच में हैं। अब 15 से 40 साल के बीच में जो 65% लोग हैं, यानी कि लगभग हम कह लें कि 70 करोड़ लोग, 70 करोड़, मान लो कि 70 करोड़ लोग जो हैं वो कार्यशील जनसंख्या हैं, काम करते हैं भारत में। इसका मतलब बचे हुए जो हैं वो बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं वो बूढ़े हैं। तो बच्चे और बूढ़े तो काम करेंगे नहीं, इनको छोड़ करके कार्यशील आबादी मान लो 90 करोड़ है। ठीक है, 90 करोड़ लोग हैं जो काम करते हैं। अब 90 करोड़ लोग जितना काम करेंगे तो पोटेंशियल कितनी है? 90 करोड़। लेकिन दरअसल जो आउटपुट हो रहा है, जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो कितने करोड़ के बराबर है? वो 45 करोड़ के बराबर है। यानी संख्या तो 90 करोड़ है लेकिन काम 45 करोड़ के बराबर कर रहे हैं। जैसे एक परिवार है, उसमें 8 लोगों का परिवार है, ठीक है, लेकिन कमाने वाले 8 लोगों का परिवार है। अब मान लो इसमें कि एक बच्चा है, एक 2 बूढ़े हैं, 2 बच्चे हैं, 4 हो गए जवान, 4 काम करने वाले हो गए। अब 4 काम करने वाले में से 2 तो कमा रहा है और 2 नहीं कमा रहा है। तो ये जो 4 लोग हैं, पोटेंशियल कितनी है इस परिवार में कमाने की कि चारों लोग कमा सकते हैं, लेकिन दरअसल कमा कितने रहे हैं? 2 ही लोग कमा रहे हैं। तो ये लगभग पूरे भारत में अगर देखा जाए तो यही स्थिति है। यानी बच्चे बूढ़े को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कार्यशील आबादी होते नहीं हैं, ये अकार्यशील आबादी होते हैं, ये निर्भर आबादी होते हैं, इनके ऊपर निर्भर होते हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी इनके ऊपर निर्भर होते हैं। पता लगा ये 2 खुद इनके ऊपर निर्भर हैं और ये 2 अकेले ही काम कर रहा है, वो 6 लोगों को पाल रहा है। ऐसे ही भारत में भी है कि 90 करोड़ का कार्यशील जनसंख्या है तो 45 करोड़ का ही उत्पादक काम कर पा रहे हैं। क्यों?
इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो इंडियाज फ्यूचर जीडीपी पर वर्कर कुड बी डबल बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल नाउ। यानी अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाए, दो चीज़ में, हेल्थ पे और एजुकेशन पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो भारत के जीडीपी है, जो उत्पादन है, वो डबल हो सकती है। यानी जो 45 करोड़ लोग ही काम कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं, या उनकी जो क्षमता इतनी ही बन पा रही है, जबकि उनकी क्षमता 90 करोड़ की है, तो 90 करोड़ की पूरी क्षमता लगा करके भारत की जीडीपी को 2 गुना कर सकते हैं। कैसे? यदि हेल्थ और एजुकेशन में उनका खर्च किया जाए तो। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कौन सी? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड, दूसरी बात क्या है? हेल्थ इज एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर। जो हेल्थ है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से, हेल्थ के क्षेत्र में पैसा खर्च करने से क्या होता है, हमें रोजगार भी मिलते हैं। कैसे? इट कैन जनरेट लैक्स ऑफ जॉब्स, ये लाखों जॉब, लाखों नौकरियां निकाल सकते हैं। एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ इंडिया सरप्लस लेबर, और भारत का जो सरप्लस लेबर है उसको बढ़ा सकते हैं। एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और जो बेरोजगारी की दर है उसको घटा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में खर्चा करेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर को अपॉइंट करेंगे, बहुत सारे पियोन को, चपरासी को अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक ना। इससे अब जो हॉस्पिटल बनेगा उसमें बहुत सारे किट्स आएंगे, बहुत सारी मशीनें आएंगी, तो मशीनें क्या होंगी, कोई ना कोई साइंटिस्ट बनाएगा, तो साइंटिस्ट को रोजगार मिले इसी बहाने। मशीन के जो हार्डवेयर्स होंगे, जो उसके रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे मान लो लोहा हो गया, मान लो एग्जाम्पल में आयरन हो गया, इस्पात हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, इसके लिए उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो आयरन और प्लास्टिक के क्षेत्र में काम करते हैं। आयरन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उत्खनन जहाँ पर होता है, जहाँ पर माइनिंग होती है, वहाँ पर कहेंगे भैया लोहा चाहिए, तो लोहा वाले जो कारीगर हैं, जो कर्मचारी वहाँ पर हैं, उनका रोजगार बढ़ा, वो काम करेंगे। तो एक तरह से पूरा जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो बढ़ने लगता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है, तो इससे सभी लोग काम करने लगते हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में खर्च करने से क्या होता है, सभी लोगों को एक लिंक बनता चला जाता है, सभी लोगों को काम मिलता है। वही कह रहा है कि हेल्थ सेक्टर इज ए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, यानी एम्प्लॉयमेंट को ये बढ़ाता है, जनरेट करता है। कैसे? ऐसे बूस्टिंग हेल्थ जॉब्स ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स, यानी हेल्थ के सेक्टर में खर्च करने से अदर सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कैसे? ऐसे जैसे बताए, ए WHO रिपोर्ट ऑन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी WHO की एक रिपोर्ट है, किस पर रिपोर्ट है? हेल्थ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक रिपोर्ट है। वो एस्टिमेट करती है कि एवरी एडिशनल हेल्थ वर्कर क्रिएट 1.5 नॉन हेल्थ जॉब ऑन एन एवरेज, यानी एक हेल्थ वर्कर जो है, एक डॉक्टर, वो 1.5 नॉन हेल्थ सेक्टर के जॉब को क्रिएट करता है। मतलब एक डॉक्टर इज इक्वल टू 1.5 नॉन हेल्थ सेक्टर वर्कर। मान लो 2 डॉक्टर हैं, हमने पैसा खर्चा किया और 2 डॉक्टरों का एक मान लो छोटा सा क्लिनिक बनाया, तो ये दो डॉक्टर की तो हमने क्लिनिक बनाई, लेकिन ये दरअसल 3 और लोगों को भी रोजगार देंगे। ये इसकी गणित है। यानी हमने तो खर्चा किया खाली 2 की एक क्लिनिक बना देंगे, 2 डॉक्टर उसमें रख देंगे, लेकिन ये इनडायरेक्टली जो नॉन हेल्थ वर्कर हैं, जो हेल्थ के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली 3 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर देगा। क्यों? 2 लोग हैं, एक को मान लो पियोन रख दिया, एक कोई अन्य काम हो गया जो ट्रांसपोर्ट करता है, इनके सामान को ले आता जाता है, एक अन्य लोग हो गए, तो इनडायरेक्टली 3 लोगों को और जॉब क्रिएट कर देता है। ऐसे ही एक और गणित है, जैसे अगर हम उस क्षेत्र में कम खर्च करते हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में अगर खर्च करते हैं, अगर हम टूरिज्म के क्षेत्र में 1 रुपये खर्चा करते हैं, या 1 लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से हम टूरिज्म के क्षेत्र में खर्चा करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली 3 से 4 लोगों को भी रोजगार प्रदान कर देता है। तो टूरिज्म तो और बड़ा इम्पैक्ट है, कभी टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो टूरिज्म क्षेत्र में ये पोटेंशियल है। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में क्या पोटेंशियल है कि एक डॉक्टर जो है
वो 1.5 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दे देता है। और तीसरा, ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम, एक मजबूत लोक हेल्थ सिस्टम जो है, स्वास्थ्य प्रणाली, बिल्ड्स इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये जो अर्थव्यवस्था को एक तरह रेजिलियंस बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है। हेल्थ के सेक्टर में जब हम खर्चा करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से सब बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इससे तो मतलब कि आत्मनिर्भरता जो है, इकोनॉमिक रेजिलियंस, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। देयर इज एन इंक्रीजिंग रेजिलिएशन ऑफ दिस इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, और इस प्रकार की आत्मनिर्भरता को कोविड-19 पैंडेमिक के समय में भी देखा जा सकता है। एक होता है एपिडेमिक, EPIDEMIC, एक होता है पैंडेमिक, PANDEMIC, पैंडेमिक। एपिडेमिक मतलब ऐसा रोग जो किसी एक क्षेत्र विशेष पे है, और पैंडेमिक मतलब ऐसा रोग जो पूरे दुनिया में फैल गई है, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो पैंडेमिक के समय में भी हेल्थ सेक्टर की इस जो यूजिबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी, उसको देखा जा सकता है और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये था इंडिया का हेल्थ सिस्टम या पब्लिक हेल्थ सिस्टम, PHS। ठीक है, तो इसमें इतना ही। ये GS 1, 2, 3 सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है जी सर।